आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 11वां चैप्टर शुरू कर चुके थे और हमने थोड़ा सा मैटर उसका पढ़ा था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा काम हो गया था। कल एक ही बनाया था और आज का बना रहा हूँ, थोड़ा काफ़ी लेट बना रहा हूँ। देखिए, अगला टॉपिक जो है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित राशियाँ तथा उनकी परिभाषाएँ। इसका मतलब ये है कि जो गोलीय दर्पण हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि दो प्रकार का था, कौन कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, वो उससे संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं और क्या क्या राशियां हो सकती हैं, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। देखिएगा, ये जो, जैसे मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, इसके चित्र को ध्यान समझना आप कि ये जो यहाँ ये लाइन लाइन खींच रखी है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो लाइनें खींच रखी हैं, ये एक गोलीय दर्पण है। क्लियर। अब ये गोलीय दर्पण के इस भाग को मैंने आगे बढ़ाया और एक कंप्लीट गोला कंप्लीट कर लिया, वर्त कंप्लीट कर लिया मैंने। क्लियर। ऐसा मैं वर्त भी कंप्लीट कर सकता हूँ आसानी से। तो ये जो वर्त कंप्लीट कर लिया, इसमें देखिए ध्यान से, अब इसमें इस वर्त का जो सेंटर है, ये सेंटर जो सी है, ये क्या कहलाएगा वो देखेंगे। और फिर ये इसकी जो रेडियस है वो क्या कहलाएगी, m1 m2 क्या कहलाएगा, और ये रेखा क्या कहलाएगी। इन सब के बारे में हम देखते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से कि ये एक गोलीय दर्पण है जिसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके बाह्य भाग पर पॉलिश की हुई है, तो अंदर वाला भाग चमकीला है। और जिसका अंदर वाला भाग चमकीला हो या दबा हुआ भाग चमकीला हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। ये बात हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। क्लियर। तो अब क्या किया मैंने कि ये जो गोलीय दर्पण जो है, इसको कंप्लीट सर्कल इसका कंप्लीट कर लिया, ये सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब ये जो सर्कल कंप्लीट हो गया, तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस सर्कल का ही एक भाग है ये गोलीय दर्पण, इस सर्कल का ही एक भाग है ये गोलीय दर्पण। क्लियर। तो अब इस सर्कल का जो सेंटर रहेगा, इस सर्कल का जो केंद्र रहेगा सी, वो क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। किसका, इस गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जो है, ये इस खोखले गोले का भाग है। इसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। दूसरा, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये जो गोलीय दर्पण जो है, जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या वक्रता त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या कोई और दूरी भी आप ले सकते हो। क्लियर। पर आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक की ले लो, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो कल्पना की गई है, ये वास्तव में है नहीं। तो वास्तव में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसलिए वक्रता जो केंद्र है वो, वक्रता जो त्रिज्या है वो वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है कि ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य की सीधी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे देखें तो वो देखिएगा आप कि इसका द्वारक क्या है, किसका, दर्पण का। तो देखो, ये जो दर्पण है दिख रहा है आपको, इसमें ये m1 m2 जो सीधी लाइन मैंने खींच रखी है, इससे इस m1 m2 जगह से ही इसके अंदर प्रकाश की किरणें एंटर हो सकती हैं। जैसे नीचे वाले चित्र में देखो आप, देखो ये वही अवतल दर्पण है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग है, इसके अंदर ही प्रकाश की किरणें एंटर हो रही हैं। तो ये m1 m2 वास्तव में क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अब ध्रुव क्या है, ध्रुव P, पोल P क्या है वो देखो कि ये जो m1 m2 जो दर्पण है, इसका ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसका जो बीच का हिस्सा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो गई। ये जो बीच का जो पॉइंट है P, वो इसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष देखिए, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली ये जो रेखा है, वो वास्तव में दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखो, ध्रुव P तथा
वक्रता केंद्र सी के मध्य की वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली जो रेखा है वो दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती। तो ये अवतल दर्पण से संबंधित हमने कुछ बातें देखी। ऐसा कि ऐसी बात हम उत्तल दर्पण से संबंधित भी देख सकते हैं। देखो आप, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर की ओर तो पॉलिश की गई रहती है, ये पॉलिश कर रखी है, और बाहर का हिस्सा क्या होता है, चमकीला। जिसका उभरा हुआ हिस्सा चमकीला हो वो उत्तल दर्पण होता है, जिसका दबा हुआ हिस्सा चमकीला हो वो अवतल दर्पण होता है। इसमें भी वही सी है, इसका जो सेंटर है वही पी है, M1 M2 वो इसका द्वारक है, और इस चीज को मिलाने वाला वो इसका मुख्य अक्ष है। क्लियर। अब देखो इसके साथ में अवतल दर्पण को, किसको, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ऐसा क्यों, इसका रीजन और देखना आपको। उत्तल दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण है, देखो ध्यान समझना, और अवतल है अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब ये होता है कि जो किरणों को इकट्ठा करता है। तो देख रहे हो आप, ये किरणें इसके ऊपर जा रही हैं, एक पहली किरण तो ये गई, फिर एक किरण ये जा रही है, फिर एक किरण ये है, एक किरण ये है, और एक किरण ये है। जो किरणें इस पर गिर रही है, ये दर्पण उन सभी किरणों को इस बिंदु F पर इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि ये जो दर्पण है वो किरणों को इकट्ठा कर रहा है, इसलिए ये अभिसारी दर्पण कहलाएगा। मतलब वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता हो अभिसारी दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण में देखें तो देखो, प्रकाश की किरण ये जा रही है, टकराकर यूं चली गई, दूसरी किरण ये जा रही है, टकराकर यूं चली गई, तीसरी किरण ये जा रही है, टकराकर यूं चली गई, चौथी ये जा रही है, टकराकर यूं चली गई। मतलब कि ये किरणों को फैला रहा है। देखो, आ तो इतनी सी दूरी में रही थी और जा इतनी सारी दूरी में रही, तो ये किरणों को फैला रहा है, और फैलाने वाला दर्पण क्या कहलाता है, अपसारी दर्पण कहलाता है। लेंस में उल्टा सिस्टम है, लेंस में जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आई बात। अब आप कहोगे सर ये कैसे बन गया, तो ये इसमें तो खैर लाइनें थोड़ी टेढ़ी कर रखी है। आपको करना क्या है, देखो मैं इसमें चित्र दोबारा, ये दो चित्र मैं दोबारा बना ही देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा कि ये कोई दर्पण है, क्लियर। कौन सा दर्पण है बोलो, ये अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण, ये यूं कहता हूं मैं, अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष, मैं रफली चित्र बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो प्रकाश की किरणें यूं गई बेटा, जा रही हैं और टकराकर यूं आ जाती, क्लियर। और आपको पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है वो टकराकर कहाँ से गुजरती है, फोकस बिंदु F से गुजरती है। ऐसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण इधर गई ऐसे, और टकराकर ये भी इस फोकस बिंदु F से ही गुजरेगी, ध्यान रखें, ये F से गुजर जाएगी। और दो चार किरणें बना लो आप, एक किरण ये और बना लो, ये किरण यूं गई, टकराकर ये भी फोकस से निकलेगी, और इसी प्रकार एक किरण ये गई मान लो, टकराकर ये भी फोकस से ही गुजरेगी, क्लियर। तो ये तो होता है अवतल दर्पण की बात। उत्तल दर्पण की बात देखें तो उत्तल दर्पण क्या होता है, थोड़ा सिस्टम इसका अलग होता है। इसमें अंदर पॉलिश होती है और बाहर का हिस्सा क्या होता है बेटा, चमकीला होता है। अब इसमें देखें आप, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण जा रही है और एक ये प्रकाश की किरण जा रही है, दो मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक, ये लो। अब ये चारों किरणें ऐसी जा रही है ना, अब बनाने को तो, अब कहने को तो हम ये कह देते हैं, जैसे मान लो ये बिंदु को मैं आगे बढ़ाया, कहने को तो मैं ये कह देता हूँ कि ये किरणें यूं जाती है, पीछे बढ़ाते तो इस पर मिलती है। अगर भाई ये किरण यूं फैल जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस बिंदु पर काटेगी, ठीक। पर अपन ऐसा करते हैं, चित्र अच्छा बने, पहले फोकस बिंदु का निर्धारण कर लेते हैं। अब इसको डॉट डॉट करके इस फोकस बिंदु से पहले मिला लो आप, क्लियर। इसको भी मिला लो, इसको भी मिला लो, और इसको भी मिला लो, मिल गए। अब इनको बढ़ाओ, ये ऐसे बढ़ गया, ये ऐसे बढ़ गया, ठीक। ये स्केल रख के बना लेना आराम से, ये ऐसे बढ़ गया, और ये ऐसे स्केल रखना ताकि इसकी सीध बैठ जाए। तो जब ऐसे, आप कहने को यूं कह देते हैं हम कि प्रकाश की किरणें इस पर गिरती हैं, टकरा कर फैल जाती हैं, इनको जब पीछे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। अब इसमें फोकस बिंदु की बात आ गई तो उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि वह बिंदु
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ तो मिल रही हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु का एफ और एफ से लिखा गया है। अब ध्रुव पी तथा फोकस बिंदु एफ के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को बेटा स्मॉल एफ से लिखते हैं, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। और कोई छूट गया हो तो हम देख लेंगे आगे देखते हैं अब इसको। अब एक एक डेफिनेशन को हम वापस देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम द्वारक की। द्वारक के बारे में बता दिया था मैंने कि दर्पण का वह व्यास जिससे होकर प्रकाश की किरणें दर्पण में प्रवेश कर सकती हैं द्वारक कहलाता है। क्लियर? चित्र में इसे M1 M2 से प्रदर्शित किया गया है। M2 भी छोटा ही है, M2 भी छोटा ही है, प्रदर्शित किया गया है। नंबर 2 ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? देखो, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, देखो इधर, जैसे ये दर्पण का परावर्तक तल था तो ये जो बिंदु है बीचों बीच का, वो क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो देखो, दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चित्र में इसे P से व्यक्त किया गया है। वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु दर्पण का, ये का लिख रखा आगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। चित्र में इसे C से व्यक्त किया गया है। क्लियर? अगला है वक्रता त्रिज्या। बताया था आपको P और C के बीच की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से व्यक्त करते हैं। आगे चलिए। अब मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती। ये बात भी सही है, मुख्य अक्ष की बात होगी। मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। सब बातें मैंने पहले समझा दी थी आपको। और 7वां नंबर है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु कैपिटल F के मध्य की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी। आपने 10वीं क्लास में लेंस के लिए ऐसी कुछ परिभाषाएं पढ़ी होंगी, वो काफ़ी कुछ इससे मैच करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर? अगली बात देखो, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी भी आपकी 10th क्लास में पढ़ी हुई है, काफ़ी कुछ रिपीट होगा। देखिए आप, वैसे तो चिन्ह कॉमनली हम सभी ऐसे लिखते हैं, पर हिंदी के व्याकरण के अनुसार चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ची है के नीचे हलंत और न आता है। ठीक है, अगर आप सुधार सको तो सुधार लेना, पर कॉमनली लिखते ही हैं जो कि गलत है। सभी लिखते हैं, ज़्यादातर 99% लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। शुद्ध ये है, आपकी इच्छा शक्ति हो इसको सुधार करने की, सुधार लेना। देखिएगा, चिन्ह परिपाटी क्या कहती है उसको समझे भाई। चिन्ह परिपाटी के बारे में मोटी मोटी बातें बताते हैं आप कि देखो, सबसे पहले कि जो प्रकाश जो है वो दर्पण के बाईं ओर से डाला। जैसे देखो, इधर ये दर्पण था, ये इधर बाईं था, ये दायां ओर था, तो कॉमनली प्रकाश दर्पण के बाईं ओर से ही डाला जा रहा है। पहली चीज तो देखो, किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। आई बात समझ में? अर्थात बिंब को या वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मतलब कि वस्तु या बिंब को रखेंगे तो इधर ही रखेंगे, बाईं ओर ही रखेंगे, दाहिनी ओर नहीं रखते हैं। तो पहली चिन्ह परिपाटी क्या है कि दर्पण को सदैव, दर्पण पर जो प्रकाश डालते हैं वो सदैव बाईं ओर से ही डालते हैं। दूसरा, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। जितनी भी दूरी लेते हैं अपन वो इस P से मापते हैं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे इसकी वक्रता त्रिज्या हो, चाहे कोई और हो।
क्लियर। तो समस्त जो दूरियां होती है, बिंब की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, ये सब चीजें इस दर्पण के जो ध्रुव P है यहीं से मापी जाती है। ये भी एक चिन्ह परिपाटी ही है। वे दूरियां जो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी जाती है उन्हें धनात्मक माना जाता है। देखो इधर, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि प्रकाश किरण ऐसे जा रही है ना, अब मुझे कोई कहे कि फोकस दूरी बताओ, तो आप कहोगे ये फोकस दूरी है भाई, ये तो P है और ये F है, होगी फोकस दूरी। अब प्रकाश की किरण तो आ रही है ऐसे, ठीक, और फोकस दूरी माप रहे हैं अपन ऐसे। क्यों ऐसे, क्यों मापा अपन ने? क्योंकि सब दूरियां P से मापी जाती हैं। तो फोकस दूरी के लिए मुझे अपोजिट चलना पड़ा। प्रकाश की किरणें आ रही ऐसे, तो ये दूरी अपोजिट हो गई ना, तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या मानी जाएगी? ऋणात्मक मानी जाएगी। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण तो ऐसे जा रही है और फोकस दूरी ऐसे माप रहे हैं। उत्तल दर्पण में आ जाओ, देखो प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं और ये बिंदु P था, ठीक, ये तो ध्रुव P है और ये F है। तो यहां से दूरी मापेंगे तो ऐसे तो मापेंगे, ध्रुव P से चलकर ये ध्रुव P से चले और F तक पहुंचे, तो ये दूरी क्या बन गई? बोलो, फोकस दूरी F बन गई। तो इधर ही प्रकाश की किरण जा रही है और इधर ही क्या है? फोकस दूरी है। तो ये फोकस दूरी क्या रहेगी? धनात्मक। क्यों? और ये दूरी क्या रहेगी? ऋणात्मक। आई समझ में? तो देखो, वे दूरियां जो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी जाती है उन्हें धनात्मक माना जाता है। क्लियर? आगे देखो, अब देखो नंबर 4 क्या है? वे दूरियां जो आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती है उन्हें ऋणात्मक माना जाता है। बता दिया, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी जाती हैं उसको तो धनात्मक कहते हैं, और आपतित प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में जो मापी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। आगे चलो, मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक माना जाता है। इसका मतलब और समझ लो, जैसे मान लीजिए कि ये तो आपका दर्पण है, रफली चित्र बना रहा हूं मैं, ये तो मान लो कोई बिंब बन गया और यहाँ ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये तो आपका बिंब और ये क्या बन गया? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसका उल्टा बन रहा है। तो बिंब तो कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो इसको तो मानते हैं धनात्मक, पॉजिटिव, और ये जो नीचे बन रहा है प्रतिबिंब, इसको मानते हैं ऋणात्मक। आई बात समझ में? तो ये देखो, ये बात मैंने यहाँ पर बताई आपको कि मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई, अगर प्रतिबिंब ऊपर बनता है ना तो भी धनात्मक रहेगा। मुख्य अक्ष के ऊपर बिंब या प्रतिबिंब की लंबाई को तो धनात्मक और नीचे की ओर क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। नीचे की ओर ऋणात्मक माना जाता है। तो ये सब बात हो गई, हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ ली और गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य मुख्य बातें हमने पढ़ ली। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आसानी से जुलाई और अगस्त में आपको 12वीं क्लास का सिलेबस पूरा करवा दूंगा, जो शायद सबसे पहले होगा। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेज हो चाहे वो ऑफलाइन क्लासेज हो। ऑनलाइन क्लासेज वाले भी बहुत पीछे हैं, अभी हम काफ़ी आगे चल रहे हैं, अभी भी ऑनलाइन वालों से भी आगे चल रहे हैं और ऑफलाइन वालों से भी आगे चल रहे हैं। थैंक यू।